now if I keep one block on this horizontal surface of mass m, string is connected like this. Here this is one fixed light pulley. String is passing over this pulley and its other end is connected with another block of same mass m. अब देखो थोड़ा ड्रामा है इसमें। हाँ, लेट ज्योमेट्रिकली दिस एंगल इज थीटा। अब ये अगर ए का एक्सेलरेशन से डाउन द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये मान लो हॉरिजेंटली ए डैश से मूव कर रहा है, क्योंकि ये तो हॉरिजेंटल सरफेस में रखा हुआ है और ये जो पुली दिख रहा है ये फिक्स्ड है किसी एक जगह। तो पुली का भी हम लोगों का जितना ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें दो तरह का पुली से हम लोगों का पाला पड़ेगा। ठीक है, एक है लाइट पुली, दूसरा है हेवी पुली। लाइकवाइज द स्ट्रिंग का जैसे दो टाइप पर बात करेंगे, लाइट एंड हेवी, उसी तरह पुली का भी बात करेंगे, लाइट पुली एंड हेवी पुली। ठीक है, अच्छा, एक लाइट पुली का मतलब क्या है और हेवी पुली का मतलब क्या है? लाइट पुली का जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? देखो, पहला है लाइट पुली विथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। लाइट पुली विथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसका क्या मतलब है? सरफेस फ्रिक्शनलेस, इसका मतलब है पुली का जितना पोर्शन के साथ स्ट्रिंग का जो कांटेक्ट है ना, ठीक है, वो सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, इसीलिए स्ट्रिंग उस सरफेस पे सिंपली स्लाइड कर सकता है। पुली उस स्लाइडिंग टेंडेंसी को रोक नहीं पाएगा। जैसे अगर हम कहें कि फ्लोर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और उसमें हम चलने का प्रयास करेंगे तो क्या सरफेस मेरे को रोकेगा? नहीं। इसी को तो नहीं रोकने वाला प्रोसेस को ही तो स्लिपरी कहते हैं ना। जो हम लोग कहते हैं एक स्लिपरी सरफेस है, तो भाई स्लिपरी सरफेस का मतलब है कि उस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, यानी कि सरफेस का कोई औकात नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी उसके सरफेस में, मतलब ग्राउंड के कांटेक्ट में रहने वाला कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट को वो रोक सके। There is no force available to oppose the separating tendency of any mass on that smooth surface. तो एक पुली का फ्रिक्शनलेस सरफेस देने का वही मतलब है कि उसका जो कांटेक्ट स्ट्रिंग के साथ बनेगा, सो दैट सरफेस कांट अपोज द मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑन इट। राइट, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट इसमें क्या बनता है कि जब भी हम लाइट पुली विथ फ्रिक्शनलेस सरफेस का बात करते हैं, अब वो लाइट पुली फिक्स्ड हो और जब स्ट्रिंग इस तरह से पास करता है ना लाइट पुली से, ध्यान से देखो, जैसे ये वाला डायग्राम जो हमने यहाँ लिया है उसमें पुली कुछ इस तरह का है। हमारा ये सवाल में जो डायग्राम है पुली इस तरह से है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, और स्ट्रिंग कुछ ऐसे पास कर रहा, राइट। सो आइदर इट इज रिलेटिंग टू फिगर 1 और इट इज फिगर 2। इन केस ऑफ लाइट पुली अगर है तो स्ट्रिंग को कैसो भी ज्योमेट्री के साथ, कैसो भी ज्योमेट्री पोजीशन के साथ पार करे, स्ट्रिंग का दोनों पोर्शन ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी कंसीडर्ड हैविंग सेम टेंशन लाइक दिस। समझ रहे हो कि नहीं? स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ लाइट पुली, so either string is appearing parallel to each other or the portion of the string on either side of the pulley according to geometrical status कुछ भी एंगल पर अपेयर करे, स्ट्रिंग के दोनों तरफ, मतलब पुली के दोनों तरफ स्ट्रिंग का जो हिस्सा है वो दोनों हिस्से में हमको इक्वल टेंशन काउंट करना है। क्लियर है? ये लाइट पुली का कैरेक्टर है। वही अगर मान लो कहीं मेरे को
हेवी पुली आ गया ज्योमेट्री में, हेवी पुली विथ रफ सरफेस काउंट होता है, ठीक है ना, हेवी पुली विथ रफ सरफेस, यानी कि अब वहाँ फ्रिक्शन है, अब उस सरफेस में फ्रिक्शन है, यानी कि स्ट्रिंग का मोशन को रोकने का कैपेबिलिटी पुली सरफेस में है। और वैसे केसेस में अगर एक ज्योमेट्री में ऐसा कहीं हमको मिलेगा, हम लोग सवाल जब बनाएंगे तो डेफिनेटली हमको मिलेगा, और इस तरह का अगर अरेंजमेंट है, देन नाउ ऑन द स्ट्रिंग टेंशन हैज टू बी डिफरेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द पुली, ठीक है। आर यू गेटिंग मी द डिफरेंस, समझ में आ रहा ना। तो जो भी ज्योमेट्री है, अगर स्ट्रिंग एक हेवी पुली के साथ अरेंज्ड है तो उसके दोनों तरफ तुमको अलग टेंशन लेना पड़ेगा। और इस सेम टेंशन लेना और अलग टेंशन लेने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इस केस में नो रोटेशन ऑफ पुली, इस केस में नो रोटेशन ऑफ पुली विल बी टेकन इनटू अकाउंट, यहाँ पुली का रोटेशन नहीं होगा। जबकि ये जब हेवी पुली का आर्गुमेंट आएगा तो रोटेशन ऑफ पुली इज काउंटेबल, रोटेशन ऑफ पुली इज काउंटेबल, समझ में आया बात। और रोटेशन को जस्टिफाई करने के लिए ही टॉर्क, जिस तरह लीनियर फोर्स से लीनियर एक्सेलरेशन का जन्म होता है ना, उसी तरह एंगुलर फोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन को जन्म देता है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का जन्मदाता एंगुलर फोर्स, जिसको कि हम लोग दूसरे लैंग्वेज में टॉर्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्क तभी काम करेगा जब एक तरफ का टर्निंग इफेक्ट दूसरे तरफ से ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई वी हैव टू कंसीडर डिफरेंट टर्निंग इफेक्ट बाय द स्ट्रिंग अपीयरिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द पुली। और उसका लॉजिक ये है कि तब हम लोग रोटेशन ऑफ पुली काउंट करेंगे, यानी कि हेवी पुली के साथ जो सवाल होगा उसमें एक इक्वेशन टॉर्क वाला भी बनेगा, ठीक है। और लाइट पुली के साथ जितना सवाल होगा उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन काउंट होगा, पुली का रोटेशन काउंट नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्चुअल बात है। हाँ, अब चलो सवाल पे आते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब इससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे हम लोग। अब देखो, भले ही ज्योमेट्री में ये दोनों जो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक जो गिवन डायग्राम में हमने लिया है, एक ब्लॉक मूव जरूर करेगा हॉरिजेंटल सरफेस में विथ सम अननोन एक्सेलरेशन ए डैश, लेकिन स्ट्रिंग का जो पोजीशन उस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है वो हॉरिजेंटल के तरफ नहीं बल्कि हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे है। आर यू गेटिंग मी? फाइन। जबकि उसी स्ट्रिंग का दूसरा एंड पे सेम मास का जो दूसरा पार्टिकल है बी, उसका डाउनवर्ड मोशन परमिसिबल है तो उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ आर्गुमेंट मैंने दिया कि जब लाइट पुली रिलेटेड स्ट्रक्चर है तो पुली वाला हिस्सा जो है, भले उसके साथ अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, सेम मास का ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, अल्टीमेटली सराउंडिंग द पुली का जो एफबीडी होगा वो इंडिकेट करेगा कि पुली के आइदर साइड जो स्ट्रिंग का पोर्शन है दोनों में सेम टेंशन। तो यानी कि इस डायग्राम में जो पुली हमको डायग्राम में दिख रहा है उसका अगर एफबीडी करे तो स्ट्रिंग अपीयरिंग लाइक दिस, सो आई मस्ट कंसीडर टी ऑन आइदर साइड। क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये जो वाला पोर्शन है, इधर वाला जो स्लैंट वाला पोर्शन है स्ट्रिंग का, वही तो ये है ना। मैंने तो अलग अलग ड्रॉ किया लेकिन एक्चुअल डायग्राम में तो वैसे ही है ना, समझ रहे हो कि नहीं? देखो एक्चुअल डायग्राम में ये पुली से ब्लॉक, ये एक पोर्शन है, तो मैं कह रहा हूं कि इस पोर्शन में थ्रू आउट टेंशन सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर इस पे टेंशन टी ले रहे हैं तो इस पे भी टेंशन टी। ये वाला डाउनवर्ड ऑन पुली अगर टी है तो उसी पोर्शन का एंड जो एम से बंधा हुआ है उसके लिए टी अपवर्ड। मैंने हमेशा कहा कि टेंशन एट द एंड शुड बी शोन अवे फ्रॉम द अटैच्ड बॉडी। तो देखो इस एंड पे अवे फ्रॉम अटैच्ड बॉडी, इस एंड पे अवे फ्रॉम अटैच्ड बॉडी, यहाँ अवे फ्रॉम अटैच्ड बॉडी, यहाँ अवे फ्रॉम अटैच्ड बॉडी। ठीक है, टेंशन हमेशा अटैच्ड बॉडी पे आउटवर्ड होगा। क्लियर। अब सवाल ये है कि ये अगर नीचे ए से जा रहा है तो अल्टीमेटली पूरा अरेंजमेंट में पूरा अरेंजमेंट में ये जो पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग है लाइक दिस, ये जो पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग है, मान लो ये है ना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है या नहीं है? स्ट्रिंग का लेंथ तो कांस्टेंट है। जो भी मान लो मैंने पूरा अरेंजमेंट में 2 मीटर का स्ट्रिंग यूज किया, 3 मीटर 4 मीटर, ऐसे मूवमेंट के साथ साथ स्ट्रिंग का लेंथ तो खुद अपना लेंथ तो नहीं ना चेंज होगा। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट इफ string is inextensible, string is inextensible, that is constant in length, then its ends should move equally along the string। ये बात का मतलब समझ में आया? कह रहा है कि अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट लेंथ का है, मैं अगर एक सर्टेन लेंथ का स्ट्रिंग यूज करूंगा तो एक एंड को जितना आगे खींचूंगा पीछे वाला एंड उतना ही ना आगे जाना चाहिए। चाहे मैं दोनों एंड के बीच में जो पोर्शन है उसको स्ट्रेट रखूं या बीच में कई फिक्स सपोर्ट से उसको टर्न करके रखूं, तो ये भी तो वैसे है ना, ये गया, ये एक फिक्स पॉइंट है, वहां से इतना। तो इसका मतलब अगर एक समझने के लिए मान लो किसी एक समय किसी एक इंस्टेंट में इसका लेंथ 1 मीटर और इस पोर्शन का लेंथ 4 मीटर, तो यानी कि टोटल 5 मीटर हुआ। तो इधर अगर तुम हाफ मीटर नीचे खींचोगे तो ये वाला पोर्शन में हाफ मीटर का कमी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तभी ना टोटल 5 मीटर रहेगा। तो उसीलिए मैंने लिखा इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल दैट इज कांस्टेंट इन लेंथ देन इट्स एंड्स शुड मूव इक्वली अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग, ये जितना नीचे जाएगा दूसरे एंड पे अलोंग द स्ट्रिंग उतना ही मूव करना चाहिए। दैट मीन्स कि ये वाला एंड अगर ए नीचे जा रहा है तो अलोंग द स्ट्रिंग ये वाला एंड ए ऊपर जाना चाहिए। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मेरे को पता चला कि ब्लॉक ए के साथ जो स्ट्रिंग अटैच्ड है वो स्ट्रिंग का अलोंग द स्लैंट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग का मूवमेंट ए होना चाहिए, जबकि हमको इस डायरेक्शन का ए डैश पूछा गया। ए और ए डैश के बीच में कितना एंगल है? थीटा। अब बताओ फिर ए डैश क्या होगा? ए डैश इज ए cos थीटा। if this a is there and being this is theta, तब a को अगर रिजॉल्व करें तो ऑफ कोर्स इधर a cos थीटा होगा जिस डायरेक्शन में a डैश है, और इधर होगा a sin थीटा। ठीक है, उस हिसाब से a डैश का वैल्यू a cos थीटा होना चाहिए, है कि नहीं? मैं a को रिजॉल्व करूंगा अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन a cos थीटा और अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन a sin थीटा, है कि नहीं? लेकिन ये गलत है, ये गलत है। अब बताओ तो क्यों गलत है? रिजोल्यूशन में गलती नहीं है, ऑब्वियसली जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये a है ये थीटा है, तो रिजॉल्व करेंगे a को तो इधर a cos थीटा ही आना है। लेकिन इसमें एरर कहाँ है? हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग
जहाँ तहाँ वेक्टर का कंपोनेंट रिजोल्यूशन तो कर देते हैं और रिजॉल्व करने के बाद सोचते नहीं हैं कि सही रिजोल्यूशन किया या नहीं। कारण क्या है? whenever you are resolving one vector in two component means you must be careful that both the resolved components must bring the live result, दोनों का रिजल्ट काउंटेबल होना चाहिए। अगर हम ये रिजोल्यूशन करते हैं तो इसका मतलब मैं इसको जिंदा रखता हूं, इसको भी जिंदा रखता हूं, तो उससे क्या दिक्कत होगा कि बाई वर्चू ऑफ ए साइन थीटा ब्लॉक जो है कांटेक्ट छूट जाएगा। हॉरिजॉन्टल तो थोड़ा जाएगा लेकिन कांटेक्ट भी उसका छूटेगा, তাই না? তার উপর দিকে তো একটা অ্যাক্সেলারেশন হয়েছে। গট মাই পয়েंट? दैट्स व्हाई दिस रिजोल्यूशन इज नॉट करेक्ट। अब तब करना क्या है देखो, अब है क्या कि मेरे को ध्यान में रखना है कि आई शुड अलाउ ब्लॉक ए टू कंटिन्यूसली मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट हैज बीन आस्क्ड। उसको कांटेक्ट लेस नहीं करना है, कांटेक्ट से हटा नहीं देना है। अब क्या करेंगे? देन व्हाट इज द अदर ऑप्शन? मेरे पास ये जो दो वेक्टर है, अब इसमें से किसको तोड़ना है किसको नहीं तोड़ना है, इस पर बात होना चाहिए। नाउ दिस इज बीइंग थीटा। अब देखो ए को नहीं बल्कि ए डैश को रिजॉल्व करेंगे। ए डैश को रिजॉल्व करते हैं तो आई गेट कंपोनेंट्स लाइक दिस, I get components like this such that this is a dash cos theta and this is a dash sin theta। ऐसे करने से तुम बोलोगे सर यहाँ भी तो a dash का कंपोनेंट मिला। बिल्कुल मिला, लेकिन उस कंपोनेंट को रोकने के लिए नीचे ग्राउंड है तो ग्राउंड को तो तोड़ नहीं पाएगा। हाँ, तुम कह सकते हो इस कंपोनेंट की वजह से थोड़ा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, बढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कांटेक्ट तो नहीं छूटेगा उसका। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आर्गुमेंट विल बी ए विल बी इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा एंड हेंस द रिक्वायर्ड ए डैश विल बी ए बाई कॉस थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ acceleration of block A along horizontal. Is it clear?